नमस्कार और स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली कविता उत्साह की गहराइयों में उतरेंगे। जी। हालांकि ये वीडियो मुख्य रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन उत्साह में जो परतें हैं, जो भाव हैं, वो हर उम्र और हर पाठक के लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के विश्लेषण के जरिए हम उत्साह कविता के मूल तत्व, इसके पीछे छिपे प्रतीक और निराला जी के शक्तिशाली संदेश को समझे। हाँ। स्रोत में निराला जी की एक और खूबसूरत कविता अट नहीं रही है का भी जिक्र आता है, पर आज हम अपना पूरा ध्यान उत्साह पर ही रखेंगे। इस कविता के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि उत्साह महज बादलों का एक सुंदर वर्णन भर नहीं है। जैसा कि स्रोत का विश्लेषण भी इशारा करता है, निराला जी यहाँ बादलों को एक बहुत बड़े कैनवास पर देख रहे हैं। वो उन्हें क्रांति, बदलाव और नवचेतना के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। अच्छा। जैसे बादल गरजकर, बरसकर पूरी प्रकृति को बदल देते हैं, वैसे ही समाज में क्रांति की गर्जना परिवर्तन लाती है। हाँ, और साथ ही साथ स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कविता में बादलों की कोमलता, उनकी सुंदरता का भी जिक्र है और उस तपती हुई धरती की पुकार भी है जो गर्मी से राहत मांग रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प मिश्रण है, क्रांति का आह्वान और राहत की गुहार। सही कहा। इसमें शक्ति भी है और करुणा भी, बदलाव की तीव्र इच्छा भी है और क्या कहते हैं, शांति की कामना भी। निराला जी की यही खासियत है कि वे अक्सर ऐसे विरोधाभासी लगते भावों को एक साथ बुन देते हैं। चलिए कविता की पंक्तियों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये भाव कैसे प्रकट होते हैं। बिल्कुल। तो कविता शुरू होती है एक सीधे आवाहन से, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। जी। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार कवि यहाँ सीधे बादलों को संबोधित कर रहे हैं। धाराधर ओ यानी जल को धारण करने वाले, पानी से भरे हुए बादल। हाँ। उनसे कहा जा रहा है कि वे इस विशाल गहरे घने आकाश, घोर गगन को चारों तरफ से घेर लें, घेर घेर, और सिर्फ घेरे नहीं बल्कि गर्जना करें, गरजो। हाँ। ये महज आने का निमंत्रण नहीं, ये एक आदेश जैसा लगता है। हाँ, ये गरजो शब्द बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज नहीं है। विश्लेषण इसे क्रांति की हुंकार, बदलाव की बिगुल के रूप में देखता है। अच्छा। ये वो आवाज है जो सोई हुई चेतना को जगाती है, जो स्थापित जड़ता को चुनौती देती है। कवि चाहते हैं कि बादल अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं, पूरे आसमान पर छा जाएं। ये एक तरह से यथास्थिति को भंग करने का आह्वान है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, पूरा आकाश घने बादलों से घिरा है और उनकी गगनभेदी गर्जना हो रही है। ये परिवर्तन का पहला संकेत है। ये वाकई एक दमदार शुरुआत है, लेकिन फिर अचानक ही अगली पंक्तियों में मिजाज बदलता सा लगता है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। हाँ। यहाँ गर्जना की जगह सुंदरता और कोमलता का वर्णन है। स्रोत बताता है कि कवि अब बादलों के रूप सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे सुंदर हैं, ललित ललित और काले घुंघराले बालों जैसे दिखते हैं। और उनकी तुलना की गई है बाल कल्पना से, बच्चों की कल्पनाओं से। हाँ। स्रोत इस तुलना को विस्तार देता है, कहता है कि बच्चों की कल्पनाएं कैसी होती हैं। वे निराली होती हैं, नई होती हैं, सुंदर होती हैं और कभी-कभी अप्रत्याशित, यहाँ तक कि स्रोत के शब्दों में अजीब भी हो सकती हैं। अच्छा। जैसे बच्चे अजब गजब सवाल पूछते हैं, उनकी कल्पना कहीं भी उड़ान भर सकती है। वैसे ही बादल भी हैं, पल पल रूप बदलते, कभी घने काले, कभी रुई जैसे हल्के, कभी डरावने, कभी मनमोहक। तो ये शक्ति और सुंदरता का एक साथ आना ये क्या दर्शाता है? क्या क्रांति सिर्फ विध्वंसक ही होती है या उसमें सुंदरता और सृजन की भी गुंजाइश है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कविता इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। विश्लेषण ये इशारा करता है कि निराला शायद यही दिखाना चाहते हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया केवल कठोर और भयानक नहीं होती। उसमें एक कोमलता, एक सुंदरता, एक नई संभावना का आकर्षण भी छुपा होता है। जैसे बच्चों की कल्पना में एक मासूमियत और ताजगी होती है, वैसे ही शायद क्रांति के विचार में भी एक नई सुंदर दुनिया की कल्पना निहित होती है। सही कहा। ये विरोधाभासी बादलों को और शायद क्रांति को भी इतना जटिल और आकर्षक बनाता है। बिल्कुल।
और ये जटिलता अगली पंक्तियों में और उभर कर सामने आती है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जी। स्रोत इन पंक्तियों के गहरे अर्थों को खोलता है। बादलों के हृदय में उर में क्या क्या है? बिजली की कौंध की सुंदरता, विद्युत छवि भी है, और साथ ही इंद्र के हथियार जैसी विनाशक शक्ति वज्र भी छिपी है। हाँ, स्रोत इस द्वंद्व को उजागर करता है। बादल सिर्फ सुंदर या सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वे दोनों हैं। उनमें बिजली की चमक है जो क्षण भर के लिए अंधेरे को चीर देती है, एक अद्भुत दृश्य रचती है। लेकिन उसी बिजली में, उसी वज्र में अपार विनाश की क्षमता भी है। हाँ, और इसके साथ ही उन्हें नवजीवन वाले भी कहा गया है, यानी वे नया जीवन देने की क्षमता रखते हैं। अच्छा। बारिश के रूप में वे प्यासी धरती को, मुरझाए पौधों को, व्याकुल जीवों को नया जीवन देते हैं। और फिर ये आग्रह है, नूतन कविता फिर भर दो। इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है? स्रोत बताता है कि ये नई प्रेरणा, नया उत्साह, नई सोच भरने का आह्वान है। बिल्कुल। इसे कई स्तरों पर समझा जा सकता है। एक स्तर पर ये कवि का स्वयं से या अन्य कवियों से आह्वान हो सकता है कि वे इस परिवर्तनकारी माहौल में नई, जोशीली, प्रेरणादायक रचनाएं लिखें, समाज को जगाने वाली नूतन कविता। जी। दूसरे स्तर पर ये बादलों से ही आग्रह है कि वे अपनी गर्जना और वर्षा से लोगों के मन में नया उत्साह, नई चेतना भर दें। क्रांति केवल बाहरी बदलाव नहीं लाती, वो अंदर से भी इंसान को बदल सकती है, उसमें नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। तो ये पंक्तियां बादलों के चरित्र को पूरी तरह खोल देती हैं। सुंदरता, विनाशक शक्ति और जीवन देने की क्षमता और प्रेरणा का स्रोत भी, ये सब कुछ एक साथ। हाँ, और फिर अंत में फिर से वही पुकार, बादल गरजो। ये जैसे याद दिलाता है कि इन सब गुणों के बावजूद मूल आह्वान गर्जना का, यानी सक्रियता का है। सही कहा। ये गर्जों की पुनरावृत्ति कविता के मूल स्वर को बनाए रखती है। ये बताती है कि सुंदरता और जीवनदान महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जरूरत है उस शक्ति के प्रदर्शन की, उस बदलाव की घोषणा की। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इन पंक्तियों को अलग अलग करके समझना शायद ज्यादा आसान हो। पहले सुंदरता और शक्ति का वर्णन, विद्युत छवि, वज्र, और फिर जीवन और प्रेरणा का आग्रह, नवजीवन वाले, नूतन कविता। अच्छा, ये दोनों पहलू मिलकर बादल के संपूर्ण व्यक्तित्व को रचते हैं। ये पहले छंद का विश्लेषण वाकई काफी गहरा है। अब कविता के दूसरे छंद की ओर बढ़ते हैं। जी। इसकी शुरुआत होती है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। श्रोता इन पंक्तियों का अर्थ समझाता है कि उस समय दुनिया के सभी लोग, विश्व के सकल जन, भीषण गर्मी, निदाग के कारण बहुत बेचैन, विकल विकल और उदास या अनमने, उन्मन थे। यहाँ विकल और उन्मन शब्दों का दोहराव उस बेचैनी और उदासी की तीव्रता को दर्शाता है। हाँ, ये सिर्फ हल्की फुल्की परेशानी नहीं है, ये एक गहरी सर्वव्यापी पीड़ा है। विश्व के सकल जन, यानी कोई एक व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि सब लोग उस गर्मी से त्रस्त हैं। ये उस पृष्ठभूमि को तैयार करता है जिसमें बादलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब पीड़ा सामूहिक हो तो राहत की पुकार भी सामूहिक होती है। ये गर्मी के सिर्फ मौसम की गर्मी है या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है, जैसे सामाजिक या राजनीतिक निष्क्रियता या निराशा का माहौल? ये एक दिलचस्प संभावना है। हालांकि स्रोत मुख्य रूप से इसे प्राकृतिक गर्मी, खासकर उत्तर भारत की जून जुलाई की झुलसाने वाली गर्मी के संदर्भ में ही देखता है। लेकिन देखिए, निराला की कविताओं में अक्सर प्राकृतिक बिंबों के गहरे सामाजिक और दार्शनिक अर्थ छिपे होते हैं। हाँ, ये तो है। तो हाँ, ये संभव है कि ये निदाग यानी गर्मी समाज में फैली निराशा, अन्याय या शोषण की घुटन भरी स्थिति का भी प्रतीक हो, जिससे लोग बेचैन, विकल और दिशाहीन उन्मन महसूस कर रहे हों। अच्छा, इस नजरिए से देखें तो बादलों का आह्वान सिर्फ मौसम बदलने का नहीं, बल्कि पूरे माहौल को, पूरी व्यवस्था को बदलने का आह्वान बन जाता है। ये व्याख्या इसे और भी प्रासंगिक बना देती है। और फिर आती हैं कविता की अंतिम पंक्तियां। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। जी। यहाँ बताया गया है कि बादल घन किसी अनजान दिशा, अज्ञात दिशा से आ गए हैं। ये अज्ञात दिशा क्या संकेत देती है? ये रहस्य और अनिश्चितता का भाव पैदा करती है।
बदलाव या क्रांति कहाँ से शुरू होगी, कैसे आएगी, यह हमेशा ज्ञात नहीं होता। सही बात है। वो अप्रत्याशित हो सकती है। स्रोत अनंत के घन के दो संभावित अर्थ बताता है। एक, अनगिनत बादल यानी उनकी विशाल संख्या और शक्ति। दूसरा, अनंत यानी ईश्वर, तो ईश्वर द्वारा भेजे गए बादल। स्रोत कहता है कि दोनों ही व्याख्या यहाँ संभव हैं और कविता के अर्थ को गहरा करती हैं। तो या तो ये प्रकृति की अपनी अपार शक्ति है, अनगिनत बादल, या फिर इसमें एक दैवीय हस्तक्षेप का संकेत भी छिपा हो सकता है। बिल्कुल, ये अस्पष्टता पाठक को सोचने के लिए छोड़ दी गई है। क्या ये बदलाव केवल मनुष्य या प्रकृति के स्तर पर है, या इसमें कोई उच्चतर शक्ति भी शामिल है? और फिर कवि की अंतिम प्रार्थना है, इस तपती हुई धरती, तप्त धरा को अपने जल से फिर ठंडा कर दो, शीतल कर दो। ये शीतल करना सिर्फ तापमान कम करना नहीं है। अगर हम गर्मी को सामाजिक पीड़ा का प्रतीक माने, तो शीतल करने का अर्थ हो सकता है उस पीड़ा को शांत करना, उस अन्याय को मिटाना, समाज में शांति और सुकून वापस लाना। और अंत में एक बार फिर वही गर्जना का आह्वान, बादल गरजो। ये पूरी कविता जैसे एक चक्र पूरा करती है। आह्वान, वर्णन, पीड़ा का चित्रण और फिर समाधान की प्रार्थना के साथ दोबारा आह्वान। हाँ, ये अंतिम गरजो उस परिवर्तन की अनिवार्यता और तात्कालिकता पर फिर से जोर देता है। राहत चाहिए, शीतलता चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले उस शक्तिशाली गर्जना की जरूरत है जो जड़ता को तोड़े। बिल्कुल। कविता उम्मीद पर खत्म होती है, लेकिन एक सक्रिय उम्मीद पर, जो बादलों के बरसने यानी कर्म करने पर निर्भर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, जो हमने स्रोत के विश्लेषण के आधार पर की है, तो उत्साह कविता कई स्तरों पर काम करती है। सतह पर ये बादलों का आह्वान है गर्मी से राहत पाने के लिए। हाँ। लेकिन गहरे स्तर पर ये बादल क्रांति और परिवर्तन के प्रतीक हैं। उनकी गर्जना बदलाव का बिगुल है। उनमें विध्वंसक शक्ति वज्र बिजली भी है और सृजनात्मक शक्ति नवजीवन वर्षा भी है। वे सुंदर भी हैं, काले घुंघराले बाल, बाल कल्पना, और शक्तिशाली भी। और वे उस सामूहिक पीड़ा, गर्मी या शायद सामाजिक निष्क्रियता से मुक्ति दिलाने वाले हैं जिससे दुनिया त्रस्त है। हाँ, कवि उनसे न केवल बरसकर धरती को ठंडा करने, बल्कि नूतन कविता यानी नई प्रेरणा और नया उत्साह भरने का भी आग्रह करते हैं। बिल्कुल। निराला जी ने बादलों के प्राकृतिक रूपक का इस्तेमाल करके सामाजिक परिवर्तन, प्रकृति की द्वंद्वात्मक शक्ति, सौंदर्य, पीड़ा, आशा और प्रेरणा जैसे कई गंभीर विषयों को छुआ है। जी। ये कविता पाठक को सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास और अपने भीतर भी बदलाव की जरूरत महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। ये वास्तव में उत्साह भरने वाली कविता है। हाँ, ये विश्लेषण सुनने के बाद कविता की पढ़तें और खुल गई हैं। स्रोत वीडियो में जैसा कि बताया गया है, शायद कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न या अभ्यास सामग्री भी हो सकती है जो विषय को और पक्का करने में मदद करे, खासकर विद्यार्थियों के लिए। निश्चित रूप से। और इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में कौंध रहा है जो स्रोत के विश्लेषण से ही उपजता है। हाँ। स्रोत इस बात पर बहुत स्पष्ट है कि कवि सीधे बादलों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे गरजने, बरसने, शीतल करने का आग्रह कर रहे हैं। जी। लेकिन सोचिए, इस कविता के असली श्रोता कौन है? वो तो हम जैसे पाठक हैं। हाँ, सही बात है। तो जब हम ये कविता पढ़ते हैं तो ये गर्जों का आह्वान, ये नूतन कविता भरने की बात, ये शीतल कर दो की प्रार्थना, इसका हमारे लिए क्या अर्थ हो सकता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या कवि बादलों के बहाने पाठकों के भीतर सोए हुए उत्साह को जगाना चाह रही हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन की तप्त धरा को अपनी रचनात्मकता या अपने कर्मों से शीतल करें? शायद यही कविता पाठक से भी एक संवाद स्थापित करती है। क्रांति या नव जीवन का आह्वान सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने आंतरिक जगत के लिए भी हो सकता है। कवि बादलों से प्रेरणा भरने को कह रहे हैं, पर शायद वो चाहते हैं कि हम स्वयं अपने और दूसरों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने। जी। ये कविता किस तरह की प्रेरणा या शीतलता पाठक के मन में जगा सकती है? जी। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें निराला की इस कालजयी रचना पर और गहराई से विचार करने के लिए छोड़ जाता है।